हमारे छोटे भाई श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो डिब्रूगढ़ से जुड़े हैं श्री सर्बानंद सोनवाल जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री रंजीत कुमार दास जी, हमारे यहाँ दिल्ली से मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ सहयोगी और असम प्रदेश के प्रभारी श्री जय पांडा जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी और सांसद श्री दिलीप सैकिया जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री केंद्रीय मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, और मेरे साथ यहाँ दिल्ली में उपस्थित हमारे बहुत ही पहले लोकसभा के और बाद में राज्यसभा के सदस्य श्री कामाख्या प्रसाद तासा जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति के सदस्य, मंत्रीगण, हमारे विधायकगण और हमारे वरिष्ठ नेतागण जो गुवाहाटी और अन्य कार्यालयों से जुड़े हुए हैं, आप सबका इस बैठक में अभिनंदन है, स्वागत है। और मुझे आपने इस बैठक में शामिल होने का मौका दिया, इसके लिए मैं आयोजकों को बधाई देना चाहता हूं और उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया है। मित्रों, जब मैं असम प्रदेश की बात करता हूं तो संत शंकरदेव जी को, संत महादेव जी को और हमारे एक सरना धर्म को, इसके बारे में बिना चर्चा किए हुए और उनको बिना नमन किए हुए हम असम के वैचारिक यात्रा में आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले तो इस पवित्र भूमि और ये जो आध्यात्मिक भूमि है, स्पिरिचुअल भूमि है, उसको मैं नमन करता हूँ। हम सब जानते हैं कि असम नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है। वैचारिक पृष्ठभूमि में भी असम में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता है, तो हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट का दरवाज़ा खुलता है। इसलिए ऐसे प्रदेश को और ऐसी विचारधारा के साथ जुड़े हुए तमाम लोगों को मैं नमन करता हूँ। हम जब असम की बात करते हैं तो एक हॉर्न का राइनो को याद करना और वहाँ की विशेषता और इसके साथ साथ बिहू पर्व को बिना याद किए हुए असम के कल्चर के बारे में, असम की संस्कृति के बारे में, असम की जीवन शैली के बारे में हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है। और इसलिए आज के दिन मैं बिहू पर्व को भी याद करता हूँ। किस हर्षोल्लास के साथ हमारे असम भाई इस पर्व को मनाते हैं और अपनी संस्कृति की जो छवि है उसको भी आगे बढ़ाते हैं, और जो सांस्कृतिक विरासत में हमें मिला है उसको भी हम गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज के दिन मुझे लक्ष्मीनाथ जी को, जो हमारे लिटरेचर के बहुत ही बड़े विद्वता के साथ भरपूर ऐसी हमारी शख्सियत रही, उनको भी हमें आज के दिन याद करता हूं मैं। और आज के ही दिन जब मैं असम की बात करूं और गोपीनाथ बरदलोई को और इसके साथ साथ हमारे भूपेन हजारिका जी, भारत रत्न दोनों, इनको भी मैं नमन करता हूं, जो असम प्रदेश के साथ उन्होंने असम की संस्कृति और असम के विचार को आगे बढ़ाया। असम के सिल्क की बात करूं या असम के हम चाय की बात करें तो इसका स्थान देश में नहीं दुनिया में है, और इसके लिए भी जो आप सब लोगों ने एक लंबी विरासत में इस विषय को आगे बढ़ाया है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं जब गुवाहाटी की बात करता हूं और असम की बात करता हूं तो मुझे जवानी के दिन याद आ जाते हैं, जब मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होता था और उस समय नारे लगाए जाते थे कि हमारे यहाँ उस समय कहा जाता था कि कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। यानी हम जब भी बात करते थे तो गुवाहाटी की बात करते थे। और मुझे याद है कि उस समय असम आंदोलन चल रहा था और उस समय जहाँ विघटनकारी ताकतें भी लगी थी तो वहीं देश को मजबूत करते हुए आगे बढ़ने की भी एक होड़ लगी हुई थी। और इसलिए विद्यार्थी परिषद की तरफ से हम सब लोग वहाँ गए थे और ये नारा लगाया था कि कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। और आज भी मैं उस बात को याद करता हूँ। मित्रों, मुझे
अभी गत चुनाव जो हुए, जिसमें एनडीए को 126 में से 75 सीटें आई हैं, इसके लिए मैं असम की जनता को हृदय से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और एनडीए की तरफ से धन्यवाद देता हूं और उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने यह काम हमको किया। हमारा वोट शेयर जो 33.2% रहा है और साथ ही लगभग 63 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए, एनडीए के पक्ष में गए, इसके लिए मैं असम की जनता को बधाई देना चाहता हूं। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां एक तरफ असम में कम्युनलिज्म के बीज बोए जा रहे थे, सांप्रदायिकतावाद के साथ, अलगाववाद के साथ राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा था, वहां असम की जनता ने इन सब को नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के विकास के मोदी जी के नारे को आगे बढ़ाने का काम किया। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पिछले 5 साल सर्बानंद सोनोवाल जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में जिस तरीके से असम ने विकास किया, जिस तरीके से असम ने सांप्रदायिकतावाद को छोड़ करके विकास की गति पकड़ी और जिसे कहा जाए कि असम प्रदेश के विकास को पटरी पर लाने का काम किया, उस पर असम की जनता ने मुहर लगा करके उसको शाबाशी दी है। इसके लिए भी मैं असम की जनता को बधाई देना चाहता हूं और उन्होंने सर्बानंद सोनोवाल जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व को स्वीकार किया, इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज हमारे भवेश कलिता जी ने असम की जिम्मेवारी संभाली है। मैं अपनी ओर से और अपने साथियों की ओर से उनको बधाई भी देता हूं और इस विश्वास के साथ कि जिस तरीके से रंजीत दा ने पार्टी को आगे बढ़ाया, संगठन को आगे बढ़ाया, उसी तर्ज पर तीव्र गति से आप भी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और उसको एक नई दिशा और दृष्टि देंगे। यहाँ पर मैं रंजीत दा को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ी और प्रो इनकम्बेंसी के साथ साथ चुनाव जीता और पार्टी ने एक मुश्त होकर पूरी ताकत से पार्टी और सरकार के साथ मिल करके फिर से सरकार बनाई है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और आपने जो अच्छा काम किया, मुझे पूरा विश्वास है कि भवेश कलिता जी उसी बात को आगे बढ़ाएंगे और उसको पूरा करेंगे। मित्रों, मैं जानता हूं और आप सब भी जानते हैं कि पिछले 15 साल यानी 5 साल से पहले जब 15 साल कांग्रेस की सरकार रही तो उसमें सांप्रदायिकतावाद, अलगाववाद, स्टेटस कोइज्म इसका जन्म हुआ, इसकी बीज बोए गए और विकास को नकारने का काम किया। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि उस समय भ्रष्टाचार के नए नए नमूने हमारे सामने आए, नए नए किस्म की दुकानें खुल गईं और भ्रष्टाचार के प्रैक्टिसेस के साथ साथ जिसको कहते हैं हर चीज में भ्रष्टाचार, रिक्रूटमेंट में भ्रष्टाचार, विकास में कमीशन, मिशन कोई नहीं, कमीशन पूरे का पूरा, इस काम को लेकर के वो चलते रहे। लेकिन असम की जनता ने भी उनको नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारा है। इसके लिए और एक बार नहीं, 2 बार, दूसरी बार भी हमको चुनाव जीतने में सरकार के द्वारा किए गए विकास के कार्य, सर्बानंद सोनोवाल जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा किए गए कार्य पर जो सफलता मिली है, उसके लिए मैं फिर से असम की जनता को धन्यवाद देता हूं। मित्रों, मैं चुनाव के प्रचार में गया था और उस समय मैंने कहा था कि ये जो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, ये सिर्फ चुनाव के समय दिखते हैं और आज मैं फिर से कह सकता हूं कि चुनाव के बाद दूरों दूर, मीलों मील, दूर दूर तक कहीं भी ये कांग्रेस पार्टी और ये बद्रुद्दीन की पार्टियां अब दिखती नहीं है। ये पॉलिटिकल टूरिस्ट के रूप में आए थे और पॉलिटिकल टूरिस्ट के रूप में इन लोगों ने काम किया और आज जब चुनाव हार गए और पॉलिटिकल टूरिज्म समाप्त हुआ और ये सब लोग अपना तंबू सब कुछ उठा करके निकल करके चले आए, अब इनको असम की जनता से कोई लगाव नहीं है। और इसीलिए मैं कहा था कि दे आर दी पॉलिटिकल टूरिस्ट who come during the election time and they are not to be seen with the people of Assam। ये हमने उस समय कहा था और ये बात आज सिद्ध होती है।
मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, आपने सबने कांग्रेस पार्टी का वो टूल किट देखा होगा। उस टूल किट में क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि योग को और असम के टी को बदनाम करो, यानी जिससे हमारी दुनिया में ख्याति होती है, कोई कांग्रेस के लोगों को माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी यहां योगा को देश के पटल से उठा करके विश्व के पटल पर पहुंचाते हैं। आप सब लोग मेहनत करके असम की टी को दुनिया में स्थापित करते हैं, और कांग्रेस पार्टी का टूल किट कहता है कि योग को और टी को, असम के टी को बदनाम करो। ये काम इन्होंने किया है, इनको कोई माफ करने वाला नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मंत्र पकड़ा मोदी जी के नेतृत्व में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। डेवलपमेंट ऑफ ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। सबका डेवलपमेंट करेंगे लेकिन अपीजमेंट नहीं करेंगे, तुष्टीकरण नहीं करेंगे। सबका साथ लेंगे, सबका विकास करेंगे, सबको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबका साथ लेते लेते कोई भी अपीजमेंट नहीं करेंगे। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में भी क्या किया और आगे भी क्या किया? उन्होंने यही किया कि जब वो मिले तो जब उन्होंने काम किया तो क्या किया? यही किया कि समाज को बांटने का काम किया। डिवाइड द सोसाइटी विद द सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकतावाद के साथ ये बीज बो। और बड़े मजे की बात देखिए, जब अहोम के क्षेत्र में आगे बढ़े तो उन्होंने चाय बागान में दूसरी बात कही, अहोम के क्षेत्र में दूसरी बात कही, और जब वो बदरुद्दीन के इलाके में पहुंचे तो गले मिलकर के तीसरी बात कही। ये इनका बहरूपिया चेहरा रहा। लेकिन असम की जनता जानती है, सिरे से इनको नकार दिया गया और भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया। इसके लिए मैं पुनः फिर से असम की जनता को हम बधाई देना चाहते हैं। अभी सेकेंड फेज कोविड का आया है, कहाँ चले गए पॉलिटिकल टूरिस्ट? कोई दर्शन देता है? कोई मिलता है? मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से दोहराता हूं कि सारी पार्टियां क्वारंटाइन हो गई, सारी पार्टियां आइसोलेशन में चली गई, और कुछ पार्टियां तो आईसीयू बेड तक पहुंच गई। ये भारतीय जनता पार्टी ही है, और ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही है जो लाखों और करोड़ों की संख्या में अपने जान को जोखिम में डाल करके समाज के लिए काम में जुटा है, और कोविड की जो दूसरी वेव था उसमें लड़ाई लड़ी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग नदारत हो गए, दर्शन नहीं दिए। इनको सिर्फ चुनाव लड़ने आता है, चुनाव के बाद ये सब कुछ अपना सारा तंबू तुंबू उठा करके चल देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका एक सामाजिक पक्ष भी है। हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी भी करते हैं, चुनाव जीतते भी हैं, लेकिन जीतने के बाद समाज की सेवा में जुट जाते हैं। हमारा सामाजिक पक्ष है। पार्टी के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में असम में हमारे असम की जनता को ताकत देने के लिए और मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए जुट पड़ी है। तो असम के कार्यकर्ता भी लाखों की संख्या में सामाजिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए सेवा ही संगठन चला करके वह संगठन के माध्यम से असम की जनता के सेवा के लिए निकल पड़े हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। लेकिन बाकी पार्टियां जिस तरीके से ये सारी चीज़ों के बीच में राजनीति करती हैं, उसको हमको एक्सपोज करना है। मैं चाहूँगा कि भवेश कलिता जी इन विषयों के बारे में बार बार बोलें, उनको लोगों को बताएं कि कैसे कांग्रेस पार्टी चुनाव के दौरान आती है और चुनाव के बाद लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। ये और इनके नेता ये या तो ट्विटर हैंडल पर दिखते हैं या टीवी स्क्रीन पर दिखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जनता में नहीं मिलते। और हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा जनता के बीच में जाकर के कोविड के दूसरे वेव में, और इनके सारे मंत्री और सारी पार्टी साथ लग करके काम में जुटती है। ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है। इसको हमको रखना चाहिए, इसको हमको बारंबार बताना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी हुई, हम सब जानते हैं, किसी को मालूम नहीं था कि सेकेंड वेव में इतनी तीव्र गति से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सप्ताह के अंदर सारे ऑक्सीजन की कमी को दूर किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। पिछले साल हम 300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन बनाया करते थे, प्रोड्यूस करते थे। इस साल अप्रैल महीने में जब ऑक्सीजन की कमी आई तो हमारे ऑक्सीजन बनाने की कैपेसिटी उस समय 900 मैट्रिक टन थी।
और एक सप्ताह के अंदर ये ऑक्सीजन में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री और स्टील मिनिस्ट्री ने मिलकर के इसी ऑक्सीजन को 9,446 मेट्रिक टन तक पहुंचा दिया एक सप्ताह के अंदर। और अपने ऑक्सीजन के सिलेंडर को यथास्थान पहुंचाने का काम एक सप्ताह के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। इसको हमको समझना चाहिए। लगभग 1400 सॉर्टीज की गई, यानी हमारे एयरक्राफ्ट्स ने, एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स ने 1400 उड़ान भरी। उसी तरीके से बड़ी संख्या में ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली, उसी तरीके से शिप के माध्यम से भी ऑक्सीजन पहुंचाया और 900 मेट्रिक टन को 9,446 मेट्रिक टन तक पहुंचाया। उसी तरीके से 1,681 टैंकर्स की व्यवस्था की गई और हमारे पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे वो 4 लाख हुआ करते थे, वो बढ़ करके 11 लाख हुई। और इसी तरीके से हमारे टैंक्स, क्रायोजेनिक टैंक्स जो थे वह 609 से बढ़कर के 901 किए गए। मित्रों, जुलाई महीने में लगभग 1500 पीएसए प्लांट्स लग रहे हैं। असम में भी लगभग हर जिले में, जिला अस्पताल में पीएसए प्लांट लगेगा। ये प्लांट प्रधानमंत्री पीएम केयर के फंड से लग रहा है। मैं निवेदन करूंगा भवेश कलिता जी और हमारे सभी मंत्रीगण, यह जरूर हर हॉस्पिटल के साइट को विजिट करें, निरीक्षण करें और देखें कि समय रहते थर्ड वेव आने के पहले पीएसए प्लांट, वैसे आएगा नहीं थर्ड वेव, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन हमें तैयारी करनी है और थर्ड वेव के पहले हमको पीएसए प्लांट्स हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लग जाए, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। और मुझे विश्वास है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी इसकी चिंता करेंगे और भवेश कलिता जी पार्टी की तरफ से और हमारे सारे सांसद, हमारे सारे विधायक इस काम में लगें और वो देखें कि ऑक्सीजन के दृष्टि से ये पीएसए प्लांट्स हर जिले के हॉस्पिटल में लग जाए। यही मैं कहना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि असम प्रदेश में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन जो था वो 45 मेट्रिक टन था, जो अब बढ़ करके 100 मेट्रिक टन हो गया है। इसके लिए मैं असम प्रदेश को बधाई देना चाहता हूँ। उसी तरीके से ऑक्सीजन के जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो 200 मेट्रिक टन थी, वो बढ़ करके 400 मेट्रिक टन हो गई है। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने 45 दिन के अंदर ही ये 400 मेट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी पहुंचाई है। और जब ये पीएसए प्लांट सब जिले में लग जाएंगे तो आपकी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। यह भी मैं आपसे बताना चाहता हूं, यह भी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। मित्रों, वैक्सीनेशन पर भी बहुत राजनीति हुई और इस वैक्सीनेशन को लेकर के हमारे विपक्ष ने जिस तरीके की राजनीति की वो भी हम सबको ध्यान में है। मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, प्रदेश का भी और भारत का भी। मैं स्वास्थ्य की स्थिति जानता हूं। आप सबको जानकर के आश्चर्य होगा कि जब चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स सारी दुनिया से समाप्त हो गया, उससे 10-20 साल बाद हमारे यहाँ स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स का इरेडिकेशन का काम शुरू हुआ। और क्या कहा गया, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से स्कीम आई है। एक कार्यक्रम चला जिसका नाम था यूएस एड। ये सब लोग हमको एड के रूप में हमारी बीमारी को समाप्त करने के लिए ये काम किया करते थे। ये हमारा कांग्रेस के टाइम का गौरवमय इतिहास था। इनका गौरव, कांग्रेस का गौरव ये था। पल्स पोलियो जब सारे जगह से समाप्त हो गया तो हम लोगों ने पोलियो को इरेडिकेशन का काम पकड़ा। लेकिन जब कोरोना आया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 के अप्रैल महीने में टास्क फोर्स बनाई और कहा कि हमको वैक्सीनेशन तैयार करना है भारत में। भारत के उद्यमियों को जगाया, भारत के साइंटिस्ट को मदद की, उनको पूरी ताकत दी, हाई पावर्ड कमिटी बनी, समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग हुई और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन भारत ने प्रोड्यूस किया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज भारत मांगने वाला नहीं है वैक्सीन का, आज भारत देने वाला वैक्सीन बन गया और भारतीय लोगों को वैक्सीन अपनी भारत में लग सके इसकी व्यवस्था की। तो भारत के महान नेता, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भारत की तस्वीर बदली है दुनिया में। इस बात को हमको समझना चाहिए। और कांग्रेस के नेता और बाकी नेताओं ने क्या कहा,
एक नेता ने तो ये कह दिया कि वी आर नॉट गिनी पिग्स, वी आर नॉट रैट्स। एक ने कह दिया कि इसकी तो थर्ड ट्रायल अभी प्रोटोकॉल में हुआ नहीं है, इसको हम कैसे लगाएंगे। किसी एक स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया इसको लगाने का काम अपने जान को जोखिम में डालने के बराबर है। ये अलग बात है कि इन सब नेताओं ने चुपके अपना वैक्सीनेशन करा लिया है। एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा ये तो बीजेपी का टीकाकरण है। तो अब तो ये टीकाकरण तुमने भी करा लिया, अब तू भी बीजेपी के हो गए क्या? तुम भी बीजेपी के हो गए क्या? ये वैक्सीनेशन के साथ इस तरीके का भोंदा मचाक ये हमारे विपक्ष के नेताओं ने किया, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। हर जगह हर मोड़ पर उसको रोकने की कोशिश की। पहले कहा वैक्सीन बन नहीं रही है, बनेगी नहीं, बन गई, लगने लगी जनवरी महीने से, तो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। फिर कहा हम नहीं लगाएंगे। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने कहा कि हम अपने प्रदेश में वैक्सीनेशन नहीं शुरू करेंगे। फिर कहने लगे वैक्सीन लाओ। जब वैक्सीन दी तो कहा हमें खरीदने दो, जब खरीद नहीं पाए तो कहा कि अब खरीद के दो और मुफ्त में दो। ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने सारे देश को मुफ्त में वैक्सीन देने का तय किया और 21 जून से मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया। यह हमको समझना चाहिए। मित्रों, पहले ये 2 कंपनियां वैक्सीन बनाती थी, अब ये 2 कंपनियों से बढ़कर के ये 13 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं और दिसंबर महीने में 19 कंपनियां ये वैक्सीन बनाएंगी। मित्रों, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम दुनिया का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। ये दुनिया का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। आज हम अमेरिका को पछाड़ चुके हैं। इंडिया में 32 करोड़ 36 लाख वैक्सीनेशन हो गई है और अमेरिका में 32 करोड़ 33 लाख ही वैक्सीनेशन हुई है। हमने ब्रिटेन, हमारे इटली और जर्मनी और फ्रांस को इस मामले में वैक्सीनेशन में हम आगे निकल चुके हैं और प्रधानमंत्री जी ने 35,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखा है और 35,000 करोड़ रुपए सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए लगाया जा रहा है। 21 तारीख को यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हुआ और इसमें 86 लाख, रिकॉर्ड में 86 लाख वैक्सीन डोजेज एडमिनिस्टर की गई, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। और उसी तरीके से लगभग 32 करोड़ 36 लाख टोटल डोजेज जो है वो एडमिनिस्टर कर दी गई हैं, वो दे दी गई हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, समझना चाहिए। मित्रों, कोविशील्ड जो है वो दिसंबर महीने में 50 करोड़ हम वैक्सीन बना लेंगे। कोवैक्सीन जो है वो 40 करोड़ हम बना लेंगे। उसी तरीके से जायडस का हम 5 करोड़ बना लेंगे, स्पुतनिक का हम 10 करोड़ बना लेंगे और कॉर्बेवैक्स का हम लगभग 30 करोड़ बना लेंगे। कुल मिलाकर के 135 करोड़ की डोजेज हम दिसंबर महीने तक तैयार कर लेंगे। बड़ी एम्बिशियस तरीके से हम चलने का योजना बनाए हैं और मुझे जान करके खुशी हुई कि असम प्रदेश में 2300 वैक्सीन सेंटर बने हैं और डेली कम से कम 3,50,000 वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके लिए मैं असम प्रदेश को और असम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने 3,50,000 वैक्सीनेशन प्रतिदिन देने का तय किया है और 69 लाख टोटल डोजेज आपने लगाई हैं और 57 लाख फर्स्ट डोज है और 12 लाख आपने सेकंड डोज लगाई है और 3,75,000 डोज आपने ये 21 जून को लगाई है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ पर मेरी बात भवेश कलिता जी सुन रहे होंगे, हमारी बात हेमंत बिस्वा शर्मा जी सुन रहे होंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप असम में इसको मिशन मोड में लीजिए, आप इसको मिशन मोड में लीजिए और वैक्सीनेशन को, जैसा कि अभी मैं हेमंत जी की बात सुन रहा था कि प्रतिदिन 3,50,000 वैक्सीनेशन होगी और लगभग आपने 2 करोड़ 25 लाख लोगों को देना तय किया है और आपने टारगेट तय किया है कि इस महीने तक हम इसको वैक्सीनेशन को पूरा कर लेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप इसको आगे बढ़ाइए
और वैक्सीनेशन का लक्ष्य को पूरा कीजिए और मिशन मोड में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ जुड़ेगा और आपको इसमें ताकत प्रदान होगी, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। जहां तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का सवाल, अन्न योजना का सवाल है, ये अकेला भारत है जिसने हेल्थ के साथ साथ इकोनॉमिक इश्यूज को भी एड्रेस किया है। और ये बात हमारे डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है और यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने भी एक बात कही है। और उन्होंने इस बात को कहा कि इकोनॉमिक इश्यू को भी हेल्थ के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एड्रेस किया है। मैं चाहूंगा कि आप उनके वक्तव्य को पढ़ें, जानें, सुनें, समझें कि किस तरीके से भारत ने, और उन्होंने ये भी आगे कहा कि दिस शुड बी रेप्लिकेटेड बाय अदर कंट्रीज, यानी जो मोदी जी ने किया है वो दुनिया की दूसरी कंट्रीज भी इसको फॉलो करें। और वो उन्होंने कहा कि ये आपने इकोनॉमिक इश्यूज को इसके साथ साथ एड्रेस किया। उसमें दो मुख्य बातें कही। एक तो जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल ये देने का हमने निर्णय किया। पिछली बार अब मार्च महीने से लेकर के छठ तक देने का तय किया था और इस बार अप्रैल महीने से लेकर के इसको दीपावली तक देने का तय किया है। मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम के लिए हमने 10 जुलाई चुना है। 10 जुलाई से हमारे लोग इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ जुड़ेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग पूरी ताकत के साथ 10 जुलाई से आगे जुड़ें और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति अपने कार्य योजना में इसको जोड़े। और किस तरीके से ये जो मोदी जी के द्वारा और हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा उसमें समर्थन किया गया है, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये जो लास्ट माइल डिलीवरी है, जो पात्र है उस तक पहुंचाने की व्यवस्था को पुख्ता करें, मजबूती प्रदान करें, ताकत दें और सही मायने में ठीक ढंग से हो सके इसकी चिंता करेंगे तो अच्छा रहेगा। मित्रों, हम सबको मालूम है कि 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत को का योजन किया था और इस आत्मनिर्भर भारत में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का तय किया। इसलिए भी इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस कर रहा था। लगभग 3 लाख करोड़ रुपए रखे गए एमएसएमई सेक्टर के लिए और जिसमें से लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं जो एमएसएमई सेक्टर तक पहुंच गए हैं। मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और मैं निवेदन करूंगा असम की सरकार से, हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार से, कि आप ये जो एमएसएमई ग्रुप्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एसोसिएशंस हैं, इनके साथ आप पार्टी को एंगेज करिए, सरकार को एंगेज करिए। ये 3 लाख करोड़ रुपए जो दिया गया है, इसमें से 1,10,000 करोड़ रुपए खर्च हो गया है। आप देखिएगा एमएसएमई सेक्टर कितना इससे प्रोत्साहित हुआ है, लेकिन उसमें एंगेजमेंट में हम और क्या मदद कर सकते हैं, हम उनकी लास्ट माइल डिलीवरी में और क्या मदद कर सकते हैं, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशंस के साथ पार्टी और सरकार को एंगेज करने की जरूरत होगी। इसको आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसी तरीके से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च होना है। मैं यहाँ आपसे निवेदन करना चाहूँगा, एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च करते समय आप एक बात को ध्यान में रखिए, ये लगभग 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से खर्च होना है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन सही रूप में अच्छे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बन सकें, इसकी चिंता आप असम की धरती पर जरूर कीजिए। पार्टी भी चिंता करे, सरकार भी चिंता करे। एफपीओ बनाने का काम नाबार्ड को दिया गया है, दूसरी एजेंसीज को दिया गया है, आप उनसे संपर्क कीजिए। लगभग 300 किसान एक एफपीओ में आएंगे। सही मायने में जेन्युइन किसान आए और जेन्युइन किसान की मदद हो और मोदी जी का 1 लाख करोड़ रुपए धरती पर ठीक ढंग से लग सके, इसको सुनिश्चित करना असम की सरकार की जिम्मेवारी है और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की, लाखों कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है। इसको आप पूरा कीजिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। उसी तरीके से 2 लाख कंसेशनल क्रेडिट
हमारे किसानों को जाना है, जिसमें 2.5 करोड़ फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जाना है। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें भी हम किसानों के साथ चर्चा करें। 2 लाख किसान को इसका लाभ होने वाला है। 2 लाख किसान के लिए हम कैसे ये क्रेडिट कार्ड का सदुपयोग वो कर सकें, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। उसी तरीके से 5,000 रुपये का समर्थन और 5,000 रुपये का आर्थिक सपोर्ट, ये रेडी वाला, फेडी वाला, स्ट्रीट वेंडर्स को देने की योजना बनी है। मैं चाहूँगा कि हमारे कार्यकर्ता जो गरीब, और ये 50 लाख रेडी वालों को मिलने की योजना बनाई गई है, इसमें भी पार्टी सजग होकर के आगे बढ़े और उसके साथ अपने आप को जोड़े तो अच्छा रहेगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। मित्रों, मैंने कई बार कहा, लेकिन मैं असम की जनता से और असम के कार्यकारिणी से जब मैं मुखातिब हो रहा हूँ, जब मैं उनसे चर्चा कर रहा हूँ, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आपसे मैं इस बारे में भी चर्चा करूँ। और वो ये है कि किसान नेता के रूप में तो देश में बहुत लोग पैदा हुए और किसान नेता के रूप में बहुत सी उन्होंने चर्चाएं भी की, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आप बताइए कि एक स्कीम बता दीजिए आजाद भारत में कांग्रेस के टाइम में जो उन्होंने किसानों के लिए किया हो, एक स्कीम बता दीजिए जिसने किसानों को लाभ पहुंचाया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नहीं, अनेकों किसानों के लिए स्कीम्स चलाई और सही मायने में किसान को धरती पर मदद देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 1,21,000 करोड़ रुपए होता था बजट एग्रीकल्चर का, वो बढ़ा करके 2.11 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 10 करोड़ किसान को लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपए अभी तक मिल चुके हैं। उसी तरीके से ये 14 मई को जो 8वीं किश्त दी गई, इस 8वीं किश्त में लगभग 19,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और 9,500 करोड़ नहीं 9.5 करोड़ फार्मर्स की फैमिलीज को लगभग 2,000 की अंतिम किश्त 14 मई को दी गई और 19,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। असम में 12 लाख किसानों को इसकी अदायगी की गई और 40 करोड़ रुपए 8वीं किश्त में खर्च हुए हैं किसानों के पक्ष में। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए असम में। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसमें मिनिमम प्रीमियम पर 3,000 रुपए की पेंशन ये किसानों के लिए दी है। मित्रों, कभी हमने सोचा था, डिड वी एवर थिंक दैट ए फार्मर इज गोइंग टू गेट पेंशन? हमने कभी सोचा था कि किसान को भी पेंशन लगेगी और वो भी 3,000 रुपए महीने की? प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको साकार करके दिया है, इसको भी हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से सब्सिडी में, फर्टिलाइजर की सब्सिडी में, डीएपी में 140% की सब्सिडी दी गई है। अगर 2,400 रुपए का 2,400 रुपए का फर्टिलाइजर का बैग आता था तो आज वो 1,200 रुपए का आ रहा है। यानी अब अगर आप 2,400 रुपए खर्च कर रहे थे तो एक बोरी आज खरीदते हो तो एक बोरी आपको मुफ्त में मोदी जी की तरफ से मिलती है। इस बात को आप समझो कि 2,400 में 2 बोरियां मिलेंगी, ये आप ध्यान में रखने की जरूरत है। सॉइल हेल्थ कार्ड, जब ये सॉइल हेल्थ कार्ड की बात कही गई तो लोगों ने मजाक बनाया, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में चर्चा की, ये कैसा हेल्थ कार्ड? आदमी का तो हेल्थ कार्ड सुना था, ये सॉइल का हेल्थ कार्ड कैसा होता है? आज किसानों के सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरिंग द किसान, एम्पावरिंग द फार्मर्स, उसके लिए लगभग 22 करोड़ कार्ड्स 100% 22 करोड़ कार्ड्स ये सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और ये किसानों के परिवारों को मिल चुका है। और उसी तरीके से नीम कोटेड यूरिया 100% हो गया है। अब फर्टिलाइजर में किसी भी किस्म की बेईमानी नहीं हो सकती है, इसकी चिंता की गई है। यही नहीं, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, इसको भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो हुआ ही, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी हुआ, अन्य स्कीमें भी हुई, मानधन योजना भी हुआ, लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी लागू किया गया। ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, और इसके माध्यम से भी जहां पानी की बचत भी हो और किसानों की खेती हरियाली में परिवर्तित हो जाए, इसकी भी चिंता की गई है। किसानों के लिए ही स्वामित्व योजना चलाई गई। हम सब लोग किसान लोग गांव से आते हैं, हमारे गांव में मकान थे, लेकिन उस गांव के मकान को प्रॉपर्टी नहीं माना जाता था। हम उस पर बैंक में लोन नहीं ले सकते थे।
उसकी नपाई जुताई के बारे में ये तय नहीं होता था कि ये इसका कोई हमको स्वामित्व मिलेगा, इसकी हमको कोई ओनरशिप मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामित्व योजना चलाई और स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन के माध्यम से किसानों की जमीन और उसमें बनी हुई प्रॉपर्टी इसको नापने का काम किया गया और उसको उसके साथ प्रॉपर्टी कार्ड देने का काम किया गया। अब उस कार्ड पर किसान भी लोन ले सकता है। वो प्रॉपर्टी कार्ड यह बताएगा जुडिशरी में भी और बाकी सब स्थानों पर भी कि वह इसका उपयोग करके यह उसकी जिसको कहते हैं प्रॉपर्टी एंटिटी बन जाएगी। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए और आपको ये एक्सप्लॉयटेशन से बचाएगा, ये जो किसानों का एक्सप्लॉयटेशन होता था उससे बचाएगा। और अभी तक 7 लाख लाभार्थियों को 7 लाख बेनिफिशियरीज इससे बेनिफिट कर चुके हैं। लगभग 4,923 विलेज में 166 डिस्ट्रिक्ट में ये स्वामित्व स्कीम इसको लागू कर दिया गया है और ड्रोन से लगभग 46,492 विलेजेस का सर्वे जारी कर दिया गया है। यह स्वामित्व योजना के बारे में किया जा रहा है। मैं यहाँ भी निवेदन करूँगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी अपने तरफ से इसकी मॉनिटरिंग भी करें और स्वामित्व योजना के माध्यम से किसानों का जो सशक्तिकरण चल रहा है उसको पर्सनली मॉनिटर करके उसको भी पूरी ताकत प्रदान करेंगे तो अच्छा रहेगा। आयुष्मान भारत में मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो मैं गया था आसाम में और उस समय हेमंत बिस्वा शर्मा जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे। उन्होंने बहुत बढ़िया काम उसमें किया था। आज मुझे खुशी है कि देश में लगभग 1.8 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। 50 करोड़ लोग इसके लाभार्थी हैं, बेनिफिशियरीज हैं और इसमें लगभग 23,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और असम में 27 लाख लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया है, इसकी बेनिफिशियरीज हैं और इसमें से 1.5 लाख लोगों को ट्रीटमेंट मिल चुकी है और 18 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं चाहूँगा कि भवेश कलिता जी इसकी चिंता करें और सरकार से आयुष्मान के जो कार्ड्स बने हैं उनके लोगों से मिलने का काम, संपर्क करने का काम, उन लोगों को जो मोदी जी ने ये ताकत पहुंचाई है इसको बताने का काम, इसको हम बखूबी करेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, अभी 45 दिन ही हुए हैं 45 दिन ही हुए हैं असम की सरकार बने हैं, पर मुझे खुशी है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार ने जो अच्छे काम सर्बानंद सोनोवाल जी ने किए थे उसको गति देते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है। गवर्नमेंट वर्क्स इन कंटिन्यूटी एंड स्पेशली व्हेन द सेम पार्टी गवर्नमेंट कम्स वी वर्क मोर इन कंटिन्यूटी। तो इसलिए हेमंत जी ने जो सर्बानंद सोनोवाल जी की स्कीम्स थी उनको आगे बढ़ाया, लेकिन 45 दिन में उसको आगे बढ़ाने के साथ साथ जो गति दी है इसके लिए मैं हेमंत जी को बधाई देना चाहता हूं और उनको इसके लिए मैं शाबाशी भी देना चाहता हूं। आपने गार्जियन मंत्री बना करके जो हर डिस्ट्रिक्ट को हर दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम किया है, साथ ही साथ जो आपने डिसेंट्रलाइजेशन किया है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स, ये बताता है कि मोर अकाउंटेबल आपने गवर्नेंस को बनाने का प्रयास किया है। ऑल्दो इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस बट यू हैव मेड इट मोर अकाउंटेबल और आपने उसमें बढ़ाया है। 45 दिन की अवधि बहुत छोटी होती है किसी चीज को आंकने के लिए, लेकिन लाल के हाल पालने में ही पता चल जाते हैं। शुरू में ही पता चल जाता है कि गति किस स्कीम के साथ आगे बढ़ेगी, तो उस स्कीम के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। जो आपने डायलॉग भी करने का शुरू किया है अलगाववादी लोगों के साथ, और साथ ही आपने जो एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस भी किए हैं, वो दोनों बातें बताता है कि जो प्यार से मानेगा उसको प्यार से अपने साथ आत्मसात करेंगे, जो प्यार नहीं रखेगा और कानून को अपने हाथ में लेगा उसके लिए हम कानून को सख्त से सख्त इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और आपने जो ये पीस ऑप्शंस जो आपने दी है कार्बी एंगलोंग के लोगों को, मिलिटेंट ग्रुप्स को, NDFB के मिलिटेंट्स को और अल्फा को, ये बताता है कि हम वार्तालाप के लिए तैयार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इसमें आगे चल करके सफलता मिलेगी। लेकिन एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस आपने जो शुरू किए हैं वो भी काबिले तारीफ है। आपने जो ड्रग्स के खिलाफ एक तरीके से मुहिम छेड़ी है, ये आप बधाई के पात्र हैं। ये युवाओं के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट विच
हेमंत बिस्वा शर्मा इज गिविंग टू द पीपल, टू द यूथ ऑफ असम। ये बहुत आवश्यक है, जिसको हमको समझना चाहिए। और असम को विकास की ओर ले जाने के लिए एक शुद्ध वातावरण बनाना भी आवश्यक है। मुझे उन्होंने डिटेल में बताया है कि ड्रग्स के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं, लेकिन ये कदम में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं चाहूँगा कि भवेश कलिता जी और रंजीत दा सरकार के अंदर और भवेश कलिता जी पार्टी में सरकार का साथ दें, पूरी ताकत लगाएं और इसमें हम आगे बढ़ें। काव प्रोटेक्शन के लिए भी आपने बहुत कारगर स्टेप्स उठाए हैं। कैटल के आपने स्मगलिंग को रोकने के लिए जो ज़ीरो टॉलरेंस रखा है, वो भी बधाई के पात्र हैं आप। और इसके साथ साथ जो आपने कल्चरल हेरिटेज को आपने स्थापित करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। मित्रों, एक समय था कि असम का क्या हाल हो रहा था। असम का यह हाल हो रहा था कि भारतीय और असमिया कल्चर को हम समाप्त कर रहे थे और दूसरों को आलिंगन लगा रहे थे। यह असम का कल्चर बन गया था। लेकिन आपने जो इंडिजिनस कल्चर है असम का, उसको आपने सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ने का काम किया है। जिस तरीके से आप बात द्रावाथान को आप आगे बढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से आपने कल्चरल प्रोजेक्ट के लिए 188 करोड़ रुपए में उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदलने का काम किया है। आपने जो नामघर और टेम्पल्स को फिर से वहाँ पर से जो इंक्रोचमेंट था, उस इंक्रोचमेंट से निकाल करके आप नामघर के लिए चर्चा कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आपने जो 188 करोड़ रुपए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए रखा है, वो बधाई के पात्र है। इन्वायरमेंट के लिए भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आपने जो रायमोना नेशनल पार्क और उसी तरीके से देहिंग पटकाई, जो आपने इन दोनों को आपने छठा और सातवां, 6th और 7th नेशनल पार्क असम में, इसके लिए जो आपने काम किया है वो बधाई के पात्र हैं। और आपने जिस तरीके से फॉरेस्ट के स्टाफ की भी जो फ्रंट लाइन है, उनके राशन अमाउंट बढ़ा दिया है और उनको 2000 कर दिया है, ये सब बहुत ही अच्छे काम आपने किए हैं। अरुणोदय में जो आपने तय किया था और जो मैनिफेस्टो में लिखा था, आपने 830 रुपये से बढ़ा करके 3000 रुपये तक पहुंचाया है। और 17 लाख मार्जिनल फैमिलीज़ की इनकम को बढ़ा करके उनकी दैनंदिन जीवन को आपने सुरक्षित करने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। मित्रों, आपने सेवा ही संगठन में अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। मुझे जानकारी मिली है कि आपने फेस मास्क लगभग 9,62,000 बांटे हैं। फूड पैकेट्स आपने 27,000 के आसपास बांटे हैं। राशन किट्स आपने 75,000 के आसपास बांटे हैं। और मेरा बूथ कोरोना मुक्त, इसके लिए आपने 4,000 कार्यकर्ताओं को लगाया है। मैंने पहले भी कहा कि सेवा ही संगठन पर काम करने वाली कोई पार्टी नहीं है, सब क्वारंटाइन है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता अपने जान को जोखिम में डाल करके काम में जुटे हैं। मैं असम के कार्यकर्ताओं को इसके लिए बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं, ये मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, आपने 21 तारीख को रिकॉर्ड मार्जिन वैक्सीनेशन में किया है। 3,50,000 आप प्रतिदिन कर रहे हैं। ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में बहुत ही उत्तम काम हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि इसको भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यक्रम समझे और भवेश कलिता जी के नेतृत्व में सारे कार्यकर्ता वैक्सीनेशन के काम में जुट जाएं और वैक्सीनेशन में जो हेजिटेंसी है उसको समाप्त करें। और एक भी कार्यकर्ता वैक्सीनेशन से काम में पीछे न रहे और एक भी व्यक्ति असम का जो पात्र है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर की है, वो वैक्सीनेशन के बगैर न रहे। इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। इसलिए वैक्सीनेशन कराना ये हमारा काम है। दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो 10 जुलाई से लागू होगा, इसको भी सरकार भी और पार्टी भी यह देखे कि हर पात्र को ये अनाज मिला कि नहीं मिला। लास्ट माइल डिलीवरी पर हमको काम करना पड़ेगा, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मित्रों, असम में हमारी सरकार भी है और पार्टी मजबूत है। मैं चाहूँगा कि सरकार के सारे कार्यक्रमों में जो केंद्र से मोदी जी के नेतृत्व में दिए गए कार्यक्रम हैं और जो प्रदेश में हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में चलने वाले कार्यक्रम हैं, ये सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हैं। इनको साकार करना, इनको सफलता देना, ये हमारा काम है
और इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि हम इन सारे कार्यक्रमों को आयाम को सेवा ही संगठन के आयाम में ले लें। और चुनाव लड़ना तो हमारा काम है, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के साथ साथ हम समाज की तस्वीर और तकदीर भी बदलेंगे, प्रदेश की तस्वीर और तकदीर भी बदलेंगे, और उसमें हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आज आपने मुझे लंबा समय दिया, मुझे आपके साथ चर्चा करने का मौका मिला। अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि ईश्वर मुझे मौका दे कि ये मैं वर्चुअल रैली ना करूं, आपके बीच में जाऊं और वहां पर मैं सभी लोगों से मिल कर के आऊँ। अंत में पुनः मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और पूरी ताकत के साथ असम प्रदेश आगे बढ़े, सरकार हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में बढ़े और हमारी पार्टी भवेश कलिता जी के नेतृत्व में बढ़े और हम सब लोग मिलजुल करके आगे बढ़ें। यही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय अहोम। धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को। मैं नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।